अस्सलाम वालेकुम। अपनी पिछली वीडियोस में मैं पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर रहा हूँ और उन वीडियोस के अंदर हमने पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, पावर ट्रांसफ़र की। दूसरी वीडियो के अंदर हमने पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस किया कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान अपने फॉरेन रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए अपने ताल्लुकात से अपने कंट्री को कैसे बेनिफिट पहुंचा रहा है, कहाँ कहाँ उसने नुकसान किया है और कैसे पाकिस्तान और इंडिया एक ही डेट में क्रिएशन के बाद इतना डिफरेंटली अपने दोनों कंट्रीज़ को लेके जा रहे हैं। 2024 आ चुका है और अभी कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि हम लोगों को यूँ मालूम हो रहा है जैसे पाकिस्तान का जो ये टाइम है ये हमेशा से ऐसे रहेगा। पाकिस्तान में इस वक्त 15 साल से लेकर 35 साल तक के लोग तकरीबन 70% पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा है। अब होना ये चाहिए कि ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट हो कि इन यूथ को डायरेक्ट किया जाए, इस यूथ को यूटिलाइज़ किया जाए, मेंटली तौर पे इनको स्ट्रेंथ किया जाए, इनकी स्किल वाइज इनको इम्प्रूव किया जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अनडायरेक्टेड यूथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स की रीज़न बनती है, कंट्री के लिए भी और अपने लिए भी। अब इसमें बहुत सारी यूथ जो है वो अंडरस्टैंड करती है सिचुएशंस को, लर्न करती है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट इंटरनेट की मदद से अपने आप को हेल्प भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि वो भी इस सेक्टर के अंदर इंक्लूड हैं कि जब आप इंडिया को तरक्की करता हुआ देखते हैं, आपको एक पॉइंट ये रियलाइज़ होता है कि इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन आज इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं ये। और दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट, हर पेज कोई ना कोई पोस्ट वायरलिटी के लिए क्रिएट करता है, कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन हमारे सामने वो चीज़ फ्रीक्वेंट आती है जिससे सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम अपना काम, बेशक हम स्टेप 1 पे हों या 2 पे हों, वो भी नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में लेके नहीं आया जाता, सवाल करने की कैपेबिलिटी भी जनरेट नहीं होती। सबसे पहले तो हम वो कवर उतारेंगे जो कि इंडिया ने नहीं बल्कि पाकिस्तानियों ने इंडिया के लिए अपने दिमाग में बिठाया हुआ है। और ये कवर कुछ यूँ है कि इंडिया ने फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को मजबूत किया हुआ है, इवन दो कि बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको इंडिया के मिलते हैं, इंडिया की अचीवमेंट्स मिलती हैं कि जैसे वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, इसके अलावा दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इसके अलावा उन्होंने अपने आप को गुर्बत की लाइन से निकाला है, इसके अलावा इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, IT एक्सपोर्ट्स हैं, इसके अलावा आपको आजकल अंबानीज़ की शादी भी देखने को मिल रही होगी कि कैसे दुनिया की सेलिब्रिटीज़ इन शादियों में शिरकत कर रही है, कैसे टेक जाइंट्स, कैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इन शादियों में एंटर कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और पोटेंशियल मार्केट को देखते हुए ये लोग इन शादियों को अटेंड कर रहे हैं। और ये शादियां अटेंड करना इज़ नॉट फॉर द फन, इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो वहीं पे फिर हम अपने आप को कंपेयर करके और ज़्यादा इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी में एंटर हो जाते हैं और ये नहीं देखते कि हकीकत में और बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम होना बाकी है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर आज बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हम देखते यूँ हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंडिया के अंदर आ चुकी हुई है, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जो कि अभी डिस्कस है, बिकॉज ये अभी इनिशिएशन फेज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी तरक्की कर रहे हैं तो ये एंड हो गई है, ये लास्ट स्टेप है, नॉट एट ऑल। बट द थिंग इज़ यू नीड टू सी समथिंग। नंबर 1 इज़ अगर आप इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन देखते हैं तो $2.15 एक शख्स एक दिन में अर्न करता है तो वो पुअर की लिस्ट के अंदर कंसीडर होता है, मतलब कि वो इंतहाई गरीब है। $3.65 अगर एक शख्स एक दिन में जनरेट करता है, कमाता है, तो वो लोअर मिडिल क्लास के अंदर कैटेगराइज किया गया है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंगली। अब अगर हम 3.65 की बात करते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से, आज 13 जुलाई 2024 में ये 1050 रुपये डॉलर के इक्विवेलेंट बनते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के डॉलर के अकॉर्डिंगली देखेंगे, NR इज़ इक्वल टू US डॉलर, तो आपको ये अमाउंट तकरीबन 305 रुपये के अराउंड मिलेगी। तो जो शख्स इंडिया में 305 रुपये और पाकिस्तान में 1000 रुपये कमा रहा है तो वो लोअर मिडिल क्लास के अंदर कंसीडर होता है। अब ज़रा हम इस पॉपुलेशन के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तकरीबन 40% पॉपुलेशन इंडिया की और सेम 40% पॉपुलेशन पाकिस्तान की इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होती है, बेशक आपकी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी ही क्यों ना हो। हमारे आम गली चौराहों में एक बात बहुत आम है पाकिस्तान के अंदर, वो ये कि पाकिस्तान की आवाम बहुत अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है, और इक्वलेंट इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अमीर है, आवाम गरीब है। अब इसकी जो रियलिटी थी वो पहले, आज से 5 साल पहले नज़र भी आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यूँ हुआ है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन वर्स होने की वजह से जो बाइंग पावर है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर। पाकिस्तान की जो पॉवर्टी 2023 में थी वो 34% थी, 34
34.2% और आज 2024 में ये जा चुकी है 39.4% पे, सीधा 5% इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा 12.5 मिलियन ये लोग बनते हैं और इसकी जो बेसिक रीज़न है वो बाइंग पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करते हैं 2023 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, तो तकरीबन 70% इंक्रीज़ हुआ है उनकी पॉवर्टी का एक साल के अंदर अंदर। यानी कि अगर आप, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 3.65 की कैटेगरी से निकल के 2.15 के अंदर आ चुके हैं, बल्कि इसका मतलब है कि बाइंग पावर वहाँ पे भी इफेक्ट हुई है। अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये वो एस्पेक्ट है जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती। अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को हम देखते हैं तो बहुत सारे और इंडेक्सेस हैं जिसके ऊपर लोगों की नज़र नहीं जाती। वो इंडेक्सेस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं और मैं आपको बता भी देता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया का 134वां नंबर है। उसके अलावा पासपोर्ट इंडेक्स, एक कंट्री का पासपोर्ट कितनी वैल्यू रखता है, उसमें इंडिया का 80वां नंबर है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 108वें नंबर पे खड़ा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126वें नंबर पे खड़ा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का 111वां नंबर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का 126वां नंबर है। इसके अलावा करप्शन इंडेक्स में इंडिया का 93rd नंबर है, 93वां नंबर है। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडिया का 161वां नंबर है, 161, और कंट्रीज़ आप खुद देख लें कि दुनिया में कितने हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इंडिया के जस्टिस सिस्टम के ऊपर, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया का 79th नंबर है आउट ऑफ 140 कंट्रीज़। ये इंडिया के जस्टिस सिस्टम की रैंकिंग है। पाकिस्तान के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये मैं लिस्ट जब बता रहा हूं तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे। नहीं, पाकिस्तान के इंडेक्सेस इंडिया से भी बहुत पीछे इस मैटर में। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि टॉप 5 इकोनॉमी के इन तमाम इंडेक्सेस को भी साथ में इंप्रूव होना चाहिए था। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे पैदा होता है वो यही होता है कि अगर आपकी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है तो आपने बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर काम क्यों नहीं किया, या आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर फेल कैसे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवालात पैदा होते हैं, और ये सवाल मैं पहली बार नहीं कर रहा। ये अगर आप गूगल पे जाएंगे आपको बेतहाशा आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि इंडिया की पावरफुल इकोनॉमी, पावरफुल डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी इंडिया के पासपोर्ट का 80वां नंबर है। तो ये आपको तमाम चीज़ें खुल के बता देता है। इन तमाम बातों के बाद जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इकॉनमी को और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को 2 मिनट के लिए साइड पे कर दें तो जो अभी पब्लिक कंडीशन है वो इस टाइम पे सेम है। पाकिस्तान की पब्लिक कंडीशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 में कुछ और था। दुनिया की 10वीं टॉप 10 कंट्री हैप्पीनेस कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम भी 1-2 दफ़ा आया है, लेकिन अब वो वर्स्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। साइकोलॉजिस्ट आल्सो प्रूव दैट कि जैसे एक कौम के, एक ग्रुप के इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसके अंदर गुस्सा भी शामिल है, जिसके अंदर चिड़चिड़ापन भी शामिल है, जिसके अंदर बेतहाशा मिसमैनेजमेंट, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की इमोशनल मिसमैनेजमेंट शामिल है। ये सब चीज़ें जनरेट होती हैं जब आपके पास पैसे का बहुत बड़ा मसला हो, पैसे का फुकदान हो। ये वो चीज़ है जो कि इस वक्त दोनों कौमें फेस कर रही हैं, और ये आपको सोशल मीडिया के वीडियोस के ऊपर भी मिल जाएंगे, और अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र मारेंगे तो आपको मिल जाएंगी। अगर आप कहीं ट्रैफिक पे वायलेट करते हैं या किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जब आप मजहबी तौर पे अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी इख्तलाफ सामने नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा निकालने के लिए होती है। उसके अंदर कोई भी लॉजिकल फैलेसी शामिल नहीं होती। ये चीज़ प्रूव करती है इस बात को। अब मैं बात कर लेता हूँ कि दुनिया की 6ठी बड़ी इकॉनमी और 7वीं बड़ी इकॉनमी के ऊपर। अगर आप देखें, दुनिया की 6ठी बड़ी इकॉनमी यूनाइटेड किंगडम और 7वीं बड़ी इकॉनमी फ्रांस। अब आप इंटरनेट पे जाके इनके भी इंडेक्सेस काइंडली निकालें और चेक करें, आपको सारा खुलासा वाज़े तौर पे साबित हो जाएगा। ना सिर्फ वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, बल्कि इसके अलावा इन इंडेक्सेस के अंदर भी उनका नंबर जो है वो बहुत इम्प्रूव्ड है, और वो टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 30 के अंदर आते हैं। अगर आप यूके के पासपोर्ट की पावर देख लें, अगर आप यूके का जस्टिस सिस्टम देख लें, अगर आप उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को देख लें, बाइंग पावर को देख लें, लोगों के बिहेवियर को देख लें, तो आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ये डिफरेंस आपको ये समझाता है कि अभी पब्लिक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए अभी वक्त दरकार है, और ये आउटपुट आपको अगले 10-15 सालों में मिलेगा। ये वो प्रॉब्लम है जिसका पॉलिटिकल लीडर्स फ़ायदा उठाते हैं। जब एक कंट्री की पॉलिसी कंटिन्यूसली 10-15 साल तक चलेगी तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा। अब इंडिया में
नरेंद्र मोदी का एक स्लोगन था कि अब की बार 400 पार, लेकिन वो सिंपल मेजोरिटी लेने में भी नाकाम हुए हैं और एक कोalition गवर्नमेंट बनी है, जिसकी वजह से अब ख़तरे की घंटी ये पैदा हो गई है कि आने वाले टाइम में जो उनके ओपोनेंट कोalition गवर्नमेंट थी उनको सिर्फ 15 महीने का टाइम मिला था। कोalition के बाद उनके पास सिर्फ इलेक्शन तक 15 महीने का टाइम था, तो इस वजह से उनकी जो प्रिपरेशन थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे उनकी तरफ से कि भाई हमें इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन अब ये देखना है कि अब जब उनके पास 5 साल हैं अपनी बात को प्रूव करने के, तो वो क्या करते हैं। तो ये सिर्फ इस बात को क्लियर करता है कि अभी तक जो पॉलिटिकल सिस्टम है दोनों कंट्रीज़ का वो उसी तरीके से चल रहा है जैसे कि पहले चलता आ रहा था। जब आप फिनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी कि मैंने अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करने हैं, 3 टाइम का खाना कैसे पूरा करना है, मंथली ग्रॉसरी कैसे पूरी करनी है, तो आप अपने दिमाग को डिफरेंट आइडियाज़ में इन्वॉल्व करेंगे। 2 सिचुएशन पैदा होती हैं। पहली सिचुएशन ये पैदा होती है कि या तो आप अपने दिमाग को कुछ फन एंड एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाएंगे, एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स। बट दूसरी सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिएटिवली दूसरे साइड बिजनेसेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। उनकी जो थिंकिंग डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है एक ओवरऑल नेशन वाइज। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपने बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में लेके जाते हैं, एक अच्छे सिस्टम के अंदर उसकी ग्रोथ करवाते हैं, तो आपके वोटर की थिंकिंग वहाँ से चेंज होती है। पाकिस्तान और इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पिछली वीडियो के अंदर भी हमने बताया कि इंडिविजुअलिज्म का ना होना है। एक शख्स के पास अगर इतनी एबिलिटी है कि वो चेंज ला सकता है तो उसको भी किसी ना किसी ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है। अगर आप 2018 में इमरान खान की वीडियोस निकाल लें इलेक्शन 2018 से पहले, तो इमरान खान ने भी बहुत सारे इलेक्टेबल्स को पीटीआई के अंदर जगह दी थी और इमरान खान अलग-अलग मीडिया के सामने ये बात करते थे कि ये हमारी मजबूरी है कि हमें इन इलेक्टेबल्स का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उन सर्टेन एरियाज़ में पीटीआई का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, किसी और पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है जितना इन लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये जिधर चाहेंगे आज़ाद हैसियत से खड़े होने के बाद पार्टी के अंदर चले जाएंगे। तो उस वक्त इन इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया, जिसकी वजह से हम 2022 में ये देखते हैं कि उन्हीं इलेक्टेबल्स ने इमरान खान की हुकूमत गिराने में क्या किरदार अदा किया था। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी 2 साल पुरानी बात है, आप सब लोगों को पता है। यही वो फिनोमिना है कि जब एक शख्स अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो बाकी पॉलिटिशियंस में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन ना करना, परफॉर्मेंस के ऊपर ना पूछना। अब सोशल मीडिया ने इतनी लोगों के अंदर मैच्योरिटी और थोड़ा बहुत शऊर दिया है, मैं लफ्ज़ थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो जो शऊर की जो बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ हद तक लोगों को आया कि वो क्वेश्चन करना शुरू हो रहे हैं। सरकारी नंबर प्लेट को देखते हैं तो उसकी वीडियो बना के लोगों को बता रहे होते हैं कि यहाँ पे ये सर्टन गाड़ी जा रही है, ये पर्सनल यूज़ के लिए चल रही है, या इस पे एसी साहब का ग्रोसरी का सामान आ रहा है, या कोई जानवर वगैरह लाद के लिए जा रहे हैं। तो ये सर्टन चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का सिस्टम देखें तो वहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली पता चलता है कि कुछ लोगों की, जैसे कि अभी अमेरिका के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ, बाइडन की और ट्रम्प की स्पीचेस चल रही हैं, इन दोनों के दरमियान डिबेट चल रही है, एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी चल रही है। होता कुछ यूँ है कि ये 4 से 5 कैंडिडेट्स चूज़ होते हैं आफ्टर सीरीज़ ऑफ डिबेट्स, और उनमें से 2 कैंडिडेट्स जो कि फेवरेट होते हैं वो सामने आ जाते हैं। अब वो डिबेट करते हैं जिससे उनकी पॉलिसीज़ वाज़े लोगों में क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चंस भी किए जाते हैं उन लोगों से कि आप इस मैटर के ऊपर क्या सोच रखते हैं। वो शख्स उस चीज़ के ऊपर जवाब देता है, लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, वोटर्स को अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले 4 सालों के लिए इस शख्स की क्या पॉलिसी होगी। जैसे कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान के लिए क्या पॉलिसीज़ थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी 2016 में ट्रम्प की उस टाइम की दूसरी कैंडिडेट हेनरी क्लिंटन के साथ। इसके अलावा वहाँ के गन लॉज के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है, इसके अलावा वहाँ के बेसिक प्रॉब्लम्स के ऊपर बात हो रही होती है। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे इस तरह की डिबेट्स होती हैं, बिकॉज आइडियोलॉजिकली वो लोग भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनका जो बेसिक वर्क होता है वो यही होता है कि वो आवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। इवन दो अभी 2 महीने पहले भी आपने इमरान खान और पीटीआई और धांधली के जो प्रोसेस था उसके ऊपर डोनाल्ड लू से अमेरिका में क्वेश्चन होते हुए भी देखा, जहाँ पे आपको पाकिस्तानी भी वहाँ पे मौजूद नज़र आए थे। तो ये एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है, जब एक शख्स को ये गारंटी होगी कि मेरे क्वेश्चन करने से मेरी जान को ख़तरा नहीं है तो वो इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, इस गंद के अंदर घुसेगा, उसको साफ़ करेगा और सिस्टम को आगे लेके जाएगा।
तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान में अभी तक सेम है कि पॉलिटिकली इंडियन पाकिस्तान में जो लोगों की थिंकिंग है वो सिर्फ ग्लिटर के ऊपर है, ग्लैमर के ऊपर है। चंद सड़कें पक्की करवा देने से, चंद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद एक कैंडिडेट इस कदर मजबूत हो जाता है कि वो लोगों के सामने आके ब्रैग करता है कि मैंने ये सर्टन अचीवमेंट की है तो मुझे अब वोट मिलना चाहिए। जब तक ये चीज़ सेटल आउट नहीं होगी, आप दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन जाएं, आपके लोगों के जो ये इंडेक्सेस हैं जो कि मैंने बताए हैं ये इंप्रूव नहीं होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियोस में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री को, पाकिस्तान और इंडियन हिस्ट्री को कि किस तरीके से 4 जंगें हुई और उनमें हमने क्या अचीव किया। अपनी 14 अगस्त की वीडियो को भी रिलीज़ करेंगे, उसके अंदर भी बताएंगे कि इंडिपेंडेंस की जो रियलिटीज़ थी जो कि हमने किताबों में पढ़ी और जो रियलिटी थी वो क्या क्या थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।